वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में देखते हैं। सपोज यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं x1, y1 और z1 और हमने इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव q1 चार्ज प्लेस्ड किया है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को प्लेस्ड करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन इसकी पोजीशन ली है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में अगर हम इसकी पोजीशन निकालना चाहें तो इसके ओरिजिन से ये जो वेक्टर है ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। क्योंकि हमने चार्ज q1 प्लेस्ड कर रखा है इसलिए हम इसके पोजीशन वेक्टर को r1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 वेक्टर, तो आप r1 वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही अगर हम कोई पॉइंट जिस पर चार्ज q2 मान लें, जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 मान लें, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर बनेगा r2 वेक्टर। और अगर हम r2 वेक्टर की वैल्यू पूछें तो r2 वेक्टर बनेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब क्योंकि हमने दोनों ही चार्ज पॉजिटिव ले रखे हैं और अगर हम कहें कि ये जो q1 चार्ज है ये इस q2 पर, ये q1 चार्ज इस q2 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये q1 इस q2 को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। मतलब इस पर फोर्स लगेगा F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच का अगर हम सेपरेशन देखें तो वो हमें पता चलेगा r वेक्टर इस डायरेक्शन में q1 से लेकर q2 तक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r वेक्टर, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हम q1 से चले, कहां तक गए? q2 तक। तो हम क्या बोल सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमने पढ़ा भी था। या फिर आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हेड माइनस टेल वाला। या फिर आप इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी यूज कर सकते हो। मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करके बता देता हूं। आर वेक्टर निकालना था, q1 से चले q2 तक पहुंचे। अब q2 पर कितना है पोजीशन वेक्टर? r2 वेक्टर। माइनस क्या करना है? इनिशियल, मतलब इनिशियल क्या थी हमारी पोजीशन वेक्टर? r1 वेक्टर। मतलब आप r वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये तो एक तरीका। दूसरा है हेड माइनस टेल। हेड माइनस टेल मतलब हमने एरो इधर बनाया है, मतलब इधर हेड है और इधर टेल है। क्लियर? तो हेड में से आपको टेल को माइनस करना है तो भी क्या आता? r2 माइनस r1 वेक्टर। अब हम बात करते हैं कि ट्रायंगल लॉ का हम वेक्टर निकालने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी डायग्राम को एक बार और आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां बना रहा हूं, जिसमें ये है पॉइंट O, ये पॉइंट जिस पर चार्ज q1 है और ये वो पॉइंट जिस पर चार्ज q2 है। इस डायरेक्शन में r1 वेक्टर है, इस डायरेक्शन में r2 वेक्टर है और इस डायरेक्शन में r वेक्टर है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यह कहता है कि जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो उनका सम उनके अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर होता है उसके इक्वल होता है। मतलब यहां हम देखते हैं कि कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं। जैसे हम O से चले q1 पर और q1 से चले q2 पर, तो दोनों सेम ऑर्डर में है, r1 वेक्टर भी और r वेक्टर भी। लेकिन जब आप q2 से O पर जाएंगे तो आपको r2 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। मतलब इस सिचुएशन में r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर किसके इक्वल होगा? r2 वेक्टर के। और यहां से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे r वेक्टर की, तो वो आपको मिलेगी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।
अभी हम डायग्राम से पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका देख कर आए, लेकिन अगर आपको कोई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कहे तो आप मैग्नीट्यूड के लिए मोड का साइन यूज़ करेंगे। इसी के साथ यहाँ अंडर रूट लगा के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब ये टर्म बनेगी y1 होल स्क्वायर प्लस z1 होल स्क्वायर। और इसी के साथ हम एक नई टर्म समझेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जब हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी को जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है, अगर उसे वेक्टर फॉर्म में बताना है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और यूनिट वेक्टर यहाँ हमें डायरेक्शन देने का ही काम करता है। मतलब अगर हमें कोई वेक्टर, जैसे ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड r1 वेक्टर का मोड है और अगर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए तो हम उसके लिए r कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका यूज़ करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। इसकी हेल्प से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। हो सकता है इस डायग्राम से कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हों। मैं एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ इस डायग्राम में हमने r1 वेक्टर पोजीशन पर एक चार्ज q1 लिया है और इससे r डिस्टेंस पर r2 वेक्टर पोजीशन पर एक चार्ज q2 लिया है। यहां पर इस r के दो वेक्टर बन सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में बन सकता है और एक इस डायरेक्शन में बन सकता है। जब इस डायरेक्शन वाले वेक्टर की हम बात करेंगे तो इसमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर और फाइनल होगा r2 वेक्टर। मतलब जब आप इस r वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हम लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और इसी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर को हम r21 भी लिख सकते हैं। r21 वेक्टर बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और ऐसे ही जब हम इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका होगा r2 वेक्टर और फाइनल होगा r1 वेक्टर। मतलब आप इस कंडीशन में बोल सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा r12। और यहां पर सेम ऐसे ही दो फोर्स भी होंगे, जैसे कि Q1 और Q2 दोनों के बीच अगर हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं तो ये Q1 इस Q2 को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे F21 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1। और जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स की बात करेंगे, मतलब जब Q2 इस Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसको हम कहेंगे F12 वेक्टर, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यहां पे हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए यहां हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। और यहाँ पे दो फोर्स है, इसलिए दो अलग अलग वैल्यू हम फोर्स की कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं F21 वेक्टर की। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो चार्ज Q2 पर ये जो Q1 फोर्स लगा रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप पढ़कर आए हैं स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को, जो बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू, अब हम कहां से कहां फोर्स लगा रहे हैं तो उसको समझते हैं। F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि ये Q1 चार्ज इस Q2 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में Q1 से Q2 F21। तो हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमने वेक्टर क्या लिया है, R21 लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी R21 की डायरेक्शन में यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर को एज्यूम कर लेंगे और उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमें ये जो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर से हम ये पढ़ के आए हैं कि जो R21 कैप है उसकी वैल्यू होगी R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब एक बात और जो यहां समझने वाली है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ 21 क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ 21 ये है कि हमने R21 वेक्टर इस वेक्टर को कहा है, और अगर मैं बोल दूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तो भाई इतना है, और ये R21 इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये R के इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू R21। मतलब इस फॉर्मूले में जहां पर R है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे, R21, और इसका होल स्क्वायर चल रहा था इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे। और R21 के जो इसका फॉर्मूला था R21 वेक्टर अपॉन R21, उसको हम यहां लिख देंगे। अब हम जैसे ही देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में R21 का स्क्वायर और इनटू में R21 भी है, तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में R21 का क्या कर देंगे, क्यूब, और ये R21 वेक्टर एज इट इज चलता रहेगा। ये हमने निकाला है F21 वेक्टर।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि F12 वेक्टर निकालो, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 निकालो, तो इस सिंपल सा काम कर लेना है आपको, K Q1 Q2 अपन Q2 लिखना है, और अब यहां पर आप क्या कर देंगे, R21 की प्लेस पर R12 कर देंगे, और जो आपने वेक्टर लिया था इधर R21 वेक्टर, उसको आप लिख देंगे R12। अब हम पढ़ के आए F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर, और ऐसे ही F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। हम इस तरीके को, ये भी सही है, और हम चाहें तो इसी को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं R21 वेक्टर की वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो जहां पे भी हमने R21 वेक्टर लिखा है उस फॉर्मूले में हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं, और जहां पे हमने मोड ऑफ R21 वेक्टर का 21 का मैग्नीट्यूड लिखा है वहां पे हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। ऐसे ही F12 के लिए R12 की प्लेस पर हम R1 माइनस R2 और R12 की प्लेस पर हम R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं। अब हम वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के लिए हिंट देखते हैं। देखो, अधिकतर टाइम जब भी आप कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ टाइम हम स्केलर फॉर्म का ही यूज करते हैं। मतलब जब भी आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे फोर्स। और अगर वो डायरेक्शन पूछ भी ले आपसे तो डायरेक्शन आप खुद लॉजिकली सोच के बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q1 पॉजिटिव है, चार्ज Q2 नेगेटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव होते तो रिपल करते, तो डायरेक्शन हम खुद देखकर भी बता सकते हैं। इसलिए हमेशा अधिकतर टाइम स्केलर फॉर्म में ही हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप स्केलर फॉर्म में कैलकुलेट करें तो आपको चार्ज के साइन नहीं लेना है। जैसे यहाँ Q1 पॉजिटिव था, Q2 नेगेटिव था, तो भी हमने फॉर्मूले में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही लिखा है, यहाँ पर प्लस Q1 और माइनस Q2 नहीं लिखा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब आप वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, उस कंडीशन में F वेक्टर की वैल्यू हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जब आप वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो उस कंडीशन में चार्ज के साइन लेना है। मतलब अगर ये Q1 पॉजिटिव है तो आपको यहां पर इसका साइन पॉजिटिव लेना होगा फॉर्मूले में, और अगर ये Q2 की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको इस फॉर्मूले में नेगेटिव वैल्यू लेना है। अब यहां एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि जो Q1 Q2 की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तभी वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है। और वो पॉजिटिव तभी आ सकती है जब दोनों चार्ज सिमिलर चार्ज हो या लाइक चार्ज हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, अगर Q1 की वैल्यू पॉजिटिव है, Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब दोनों सिमिलर चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ऐसी कंडीशन हुई कि Q1 नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, मतलब दोनों सिमिलर लाइक चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब ये कि अगर आपको कहीं पे भी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिख दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि दोनों लाइक चार्ज हैं और दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। एक बात और जो समझने वाली है, उस कंडीशन में अगर Q1 इस Q2 पर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये हमें समझ में आ रहा है कि F21 वेक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इसी डायरेक्शन में R21 वेक्टर भी होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि F21 वेक्टर इज पैरेलल टू R21 वेक्टर। और सेकेंड केस अगर ऐसा आता है कि Q1 Q2 लेस देन 0, अब लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा कब आएगा? जब वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव वैल्यू तभी हो सकती है जब दोनों चार्ज अनलाइक हो या अपोजिट चार्ज हो। समझने के लिए, अगर Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब कि 0 से छोटी आएगी, और ये तभी हो सकता है जब दोनों चार्ज अपोजिट हो, अनलाइक चार्ज हो। या आप उल्टा ले सकते हो, Q1 को नेगेटिव ले लो, Q2 को पॉजिटिव ले लो, तो भी वही बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन करोगे वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 से छोटी आएगी। ये कभी हो सकता है जब दोनों चार्ज अपोजिट या अनलाइक हो। मतलब आप समझ जाएंगे कि Q1 Q2 लेस देन 0 दिया है, मतलब क्लियर सी बात है कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है।
और इस कंडीशन में इस डायग्राम को समझते हैं कि Q1 Q2, अब वही कंडीशन है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन अब वो उस डायरेक्शन में नहीं लगाते हुए इस डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर तो अभी भी R2 वेक्टर उधर ही रहेगा। मतलब यहां पर R21 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल को हम पैरेलल साथ में नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं।